स्टार्ट करते हैं पहली क्लास 12th मैथ्स की। ठीक है, तो मैथ्स का ओवरऑल जो सिलेबस है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट वन में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं एक बार पहले मैं शॉर्ट में इंट्रोडक्शन बता देता हूं। पार्ट वन में सबसे पहला चैप्टर है, उसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो आप लोगों ने क्लास गुड इवनिंग तो आप लोगों ने क्लास 11th में सबसे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पढ़े थे, कौन से थे? सेट्स एंड रिलेशंस एंड फंक्शंस पार्ट वन। ये रिलेशन एंड फंक्शन पार्ट टू आएगा, उसका पूरा कंसेप्ट यहां पर यूज होगा। तो मैं एक छोटी सी क्लास में उसको रिवाइज कराते हुए फिर 12th का रिलेशन एंड फंक्शन बताऊंगा। सेकंड जो चैप्टर है उसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, शॉर्ट में उसको आईटीएफ बोल सकते हैं। ये आरएफ रिलेशन एंड फंक्शन और ये हो गया आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब जो 11th की ट्रिग्नोमेट्री थी, याद है ना, डबल एंगल फॉर्मूला, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, एकदम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाफ एंगल फॉर्मूला, अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो उसकी प्रिंट आउट, उसका फोटोकॉपी करके रख लो जिसमें फॉर्मूला है पूरा। उसको अगर नहीं रखा तो कोई काम नहीं आएगा, 12th में बिल्कुल नहीं बनेंगे कोई भी क्वेश्चन। समझ गए ना सिर्फ इस चैप्टर के, हर चैप्टर के लिए बार बार यूज होगा। अगर cos 2 थीटा इस फॉर्मूले की बात करोगे तो कम से कम 500 से ज्यादा क्वेश्चन में उसका यूज होगा मिनिमम। समझ गए ना कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसके कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं? तो लगभग ये 6 मार्क्स का आता है, लगभग ये 2 से 3 मार्क्स का वेटेज इसका आता है। फिर उसके बाद जो चैप्टर है उसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो ये एक साथ आते हैं ये दोनों चैप्टर्स, इनका कंबाइंड वेटेज लगभग 10 मार्क्स के आसपास का होता है। ठीक है, ज्यादातर स्कूल में ये मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट ही स्टार्ट कराया जाता है, जो थोड़ा सॉल्व करने वाला चैप्टर है। मतलब आप सॉल्व करोगे थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, इसमें से भी कुछ क्वेश्चन फिक्स है, जैसे 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है इक्वेशन सॉल्व करने वाला, वो फिक्स होता है। इसके बाद जो है ना नेक्स्ट चैप्टर आता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इन शॉर्ट डिफरेंशिएशन, ये समझ लो। ये कैलकुलस यहां से स्टार्ट होता है और ये इसके बाद इसका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आपको लिमिट याद है ना, पिछले बार पढ़ते थे लिमिट एग्जिस्ट और नॉट। तो लिमिट के बाद ही अगला टॉपिक कंटिन्यूटी आता है। डिफरेंशिएशन तो याद होगा, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, चेन रूल, वो सारी चीजें यहां पर आएंगी। और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये पार्ट वन यहां पर खत्म होता है। इसका वेटेज भी लगभग 10 से 15 मार्क्स के बीच का होता है ना। इसके बाद पार्ट टू जो आता है उसमें सबसे पहला चैप्टर होता है इंटीग्रेशन। अगर आप फिजिक्स पढ़े होगे तो फिजिक्स में इंटीग्रेशन यूज किया होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इंटीग्रेशन भी कैलकुलस का पार्ट है। इंटीग्रेशन का दूसरा नाम होता है एंटी डेरिवेटिव, मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा, ये इंटीग्रेशन होता है। क्लियर? ये सबसे ज्यादा परेशान करता है बच्चों को। कम से कम 15 से 20 क्लास लगती है इस चैप्टर को खत्म करने में, और तकरीबन 300 से 400 क्वेश्चन मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्लास की बात कर रहा हूं, तुम्हारी प्रैक्टिस और ज्यादा की होनी चाहिए। ठीक है, इसका भी वेटेज ऑलमोस्ट 10 मार्क्स के आसपास का होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है एओआई, इसका फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, इसका एक या दो क्वेश्चन आएगा, 4 से 5 मार्क्स का रहेगा। छोटा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ग्राफ बनाना सीखना पड़ता है इसमें। आप लोगों को लीनियर इनइक्वालिटी याद है ना, ग्राफ बना के शेड करते थे ऊपर नीचे, थोड़ा बहुत उसका भी यूज यहां पर होगा। ठीक है, और इसके बाद अगला चैप्टर आता है डीई, फुल फॉर्म होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये भी कैलकुलस का पार्ट है। यहां से पूरा कैलकुलस मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ये कैलकुलस है। ये भी लगभग 6 to 7 मार्क्स का चैप्टर हो जाता है। मैं टोटल नहीं बता रहा हूं, अंदाजा एक बता रहा हूं लगभग कितने क्वेश्चन आते हैं उसके अकॉर्डिंग। यहां तक कैलकुलस चलता है, ये 40 to 50% का वेटेज रखता है, चाहे आप कोई भी बोर्ड के हो कोई भी स्कूल के हो, ये कॉम्बिनेशन काम करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आते हैं वेक्टर एंड 3D। ये दो चैप्टर है, जैसे मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट का कॉम्बो, वैसे वेक्टर और 3D का। वेक्टर फिजिक्स वाले बच्चे कई बार पढ़ते हैं लेकिन ठीक से उसका कंसेप्ट समझ नहीं पाते हैं। इसको हम उसमें प्रैक्टिस करेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में। 3D छोटा हो गया जब से सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस किया गया, काफी चीजें हटा दी गई, काफी इजी हो गया। लेकिन इसका फिक्स है, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, टोटल वेटेज अगर इसका देखा जाए तो 10 मार्क्स के आसपास का होता है। इसके बाद लास्ट दो चैप्टर, एक है एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ग्राफ बना के सॉल्व करना, और एक है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये ओवरऑल पूरा सिलेबस का स्ट्रक्चर है। प्रोबेबिलिटी से 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन, एलपीपी से 5 नंबर का क्वेश्चन, मोटा मोटी ये हिसाब किताब रहता है। ठीक है,
सिलेबस कब तक खत्म होगा? तो अक्टूबर तक मोस्ट प्रोबेबली, ये मान लो अगर लगातार हम लोग चलेंगे, तुम लोग भी थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आओगे, तो अक्टूबर तक हम खत्म कर देंगे पूरा सिलेबस एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और पीवाईक्यू लास्ट 2 साल के क्वेश्चन सॉल्व करके। समझ गए ना ये चीज? लेकिन तुम लोगों को उस हिसाब से स्पीड दिखानी पड़ेगी अपनी। ओके, तो सबसे पहले मैं उसी चैप्टर से स्टार्ट करता हूं जहां ज्यादातर लोग स्टार्ट करते हैं, वो है मैट्राइसिस। ठीक है, तो हेडिंग डालो मैट्राइसिस। एकदम अच्छी नोटबुक बननी चाहिए, जबरदस्त, ऐसा नहीं कि पिछले वाले में कर दिए या कहीं पर भी वो कर दिए। अगर हाँ ठीक है, 12th की, ठीक है, अच्छे से एकदम प्रॉपर नोट्स बनना चाहिए। ठीक है, मैट्राइसिस हो गया, लिख लिया सबने? ओके, मैट्रिक्स या मैट्राइसिस, तो क्या होता है पहले ये समझते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है? सामने आपको क्या दिख रहा है? ये पूरा क्या है? ये एक डिजिटल बोर्ड है, एक टीवी, एक पैनल है मान लो। अगर इसको एकदम जूम करते जाओगे तो क्या दिखेगा? छोटे छोटे एलईडीज दिखेंगे। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड्स, लाइक छोटे छोटे लाइट ट्रांसमिटिंग मॉड्यूल्स होते हैं। समझ गए ना? अब वो अगर टेक्निकल टर्म्स में बोला जाए ना, उनको क्या बोलते हैं पता है? पिक्सल बोलते हैं, पिक्सल्स। ठीक है, मेगा पिक्सल जो हम कैमरे में यूज करते हैं, वो पिक्सल जो है ना कलर ग्लो करता है। जैसे अभी कहीं ब्लैक है, कहीं पर व्हाइट है। समझ में आ रहा है ये चीज? वो कलर कौन सा ग्लो करेगा, वो उसमें दिए गए नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आया? तो यहाँ पर हर एक एलईडी एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो नंबर एक कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। उस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी एलईडी है। कई बार तुमने वो एचडी क्वालिटी सुना होगा ना। एचडी क्या होता है? 1080 पिक्सल वाला होता है, 1080 समथिंग कुछ तो भी होता है। समझ गए? तो उसमें एक्चुअली क्या होता है, उसमें ना जो पूरा का पूरा आपका स्क्रीन है, वो कुछ फ्रेम्स में डिवाइड हो जाता है, पिक्सल्स में डिवाइड हो जाता है, जिसमें हर एक पिक्सल जो है एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो एक्चुअल में ये नंबर्स का अरेंजमेंट है एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? और ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है मैट्रिक्स का, या मैट्रिक्स की डेफिनेशन बोल सकते हैं। तो मैट्रिक्स इज ए वेल डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स या फिर फंक्शंस। ये उसकी डेफिनेशन है। क्या ये क्लियर हो गया? क्योंकि मुझसे ना एक बच्चे ने पूछा था कि मैट्रिक्स हम पढ़ते तो हैं, लेकिन इसका कहां पर यूज होता है? तो हर जगह पे जहां पर स्क्रीन डिजिटल डिवाइसेस यूज होते हैं, हर जगह पे मैट्रिक्स यूज होता है। सबसे छोटा एग्जांपल सामने आपको दिख रहा है। यहां पर क्या दिख रहा है? मान लो ये 3 पर्सन है, राधा, फौजिया, सिमरन। इसके पास इतनी नोटबुक्स है, इतनी पेन है, ये पूरा आपको डेटा गिवन है। अगर इस चीज को हम अच्छे से समझना चाहते हैं, इंटरप्रेट करना चाहते हैं, तो उसको सारे नंबर्स को हम क्या करेंगे? इस तरीके से अरेंज करके रख देंगे एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है, इसी स्क्वायर ब्रैकेट को मैट्रिक्स बोल देंगे। क्लियर हो गया ये चीज? यहां पर ये वाली जो 3 लाइन दिख रही है, एक्चुअली उसके क्या है? रोज है। और ये जो 2 चीजें दिख रही है, उसके क्या है? कॉलम्स है। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, अब यहां हम चाहें तो उसको इसके ऑल्टरनेट फॉर्म में भी कर सकते हैं। जैसे यहां पर रो क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? पर्सन। ठीक है, और कॉलम किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? नोटबुक या पेन्स को। अगर हम दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करें, तो यहाँ रो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पर्सन को। और कॉलम्स, रो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? नोटबुक या पेन को। और कॉलम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पर्सन को। समझ में आ गया ये चीज? तो कोई भी डेटा हम अच्छे से इंटरप्रेट करना चाहते हैं टेबुलर फॉर्म में, तो उसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डेफिनेशन स्टार्ट होती है यहां से। लिखो डेफिनेशन एकदम शॉर्ट में। A matrix is an ordered rectangular array of numbers or functions. A matrix is an ordered rectangular array of numbers or functions. ये क्लियर हो गया? सौभाग्य, मेरा स्पीकर आज काम नहीं कर रहा है, तो अगर कुछ बोलना होगा तो चैट बॉक्स में बोलना, ठीक है? तो मैट्रिक्स क्या है? नंबर्स या फंक्शंस का रेक्टेंगुलर अरे, मतलब रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। यहां सामने आपको कुछ एग्जांपल दिख रहे हैं। जैसे देखो, ये मैट्रिक्स ए है। मैट्रिक्स ए है, कितने रोज है इसमें? देख के बताओ जल्दी। 3 रोज। कितने कॉलम्स है? 2 कॉलम्स है। समझ में आ गया? ये भी एक मैट्रिक्स है, कितने रोज कितने कॉलम्स? 3 रोज 3 कॉलम्स। 2 रोज 3 कॉलम्स। क्लियर हो गया? मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और ये अंदर में जो नंबर्स आ रहे हैं उनको उनके एलिमेंट्स कहते हैं या एंट्रीज कहते हैं। क्या ये क्लियर हो गया सबको? इसके बाद क्या लिखा हुआ है, पढ़ो।
ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट लिखो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ये लिखने के बाद ना ऐसा लिखना, कैपिटल ए इज इक्वल टू, कैपिटल ए इज इक्वल्स टू, अब इधर पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, A11, A12, A13 एंड सो ऑन अप टू A1J और A1N तक जा रहा है। समझ में आ रहा है? ये जो स्मॉल a जो दिख रहा है ये उसका क्या है, एलिमेंट है। और यहाँ जो नीचे जो नंबर लिखा हुआ है ना वो उसकी पोजीशन को बता रहा है। जैसे 1 1 है मतलब ये एलिमेंट का पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। 1 2 है मतलब इसका पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। क्या ये समझ में आ गया? अगर मान लो मैं कोई एलिमेंट लिखता हूं A23 मतलब ये एलिमेंट की पोजीशन क्या है, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स का, इसको नोट कर लो सो दैट आपको ध्यान में रहे। सारे नोट्स एकदम अच्छे से प्रिपेयर्ड रहेंगे ना तो फंडामेंटल क्लियर रहेगा। तो ओमांश यहां पर जैसे 1 2 3 ऐसा करते हुए गए, ये वाली कौन से नंबर की रो है? तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, M1 मतलब ये mth रो है। क्लियर हो गया ये चीज, AM1 mth रो। एंड इसमें कितने रोज है, नंबर ऑफ रोज की बात करें सो वी हैव m रोज। कितने कॉलम्स हैं? तो हमारे पास n कॉलम्स है। तो इसलिए जो लास्ट एलिमेंट है उसकी पोजीशन यहां पर क्या लिखी, AMN। MN मतलब mth रो और nth कॉलम का एलिमेंट है ये। समझ में आ गया सबको? mth रो और nth कॉलम का एलिमेंट है। और इसके बाजू में ना अगर देखोगे जैसे ये ब्रैकेट खत्म हुआ है बाजू में क्या लिखा हुआ है, m क्रॉस n लिखा हुआ है, m क्रॉस n। इसे कहते हैं ऑर्डर किसी भी मैट्रिक्स का। मतलब किसी मैट्रिक्स में कितने रो हैं कितने कॉलम हैं ये उसका ऑर्डर होता है। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A is equals to m by n in this case। क्लियर हो गया सबको ये चीज? ठीक है, हटा दो फिर ये स्लाइड में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल है, इस एग्जांपल का पहले हेडिंग पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो सब। तो 3 फैक्ट्रीज हैं, 2 टाइप के मैन एंड वुमेन वर्कर्स हैं, किसमें कितने काम कर रहे हैं ये लिखा है। रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3x2 मैट्रिक्स। इसको एक 3x2 के मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। तो मतलब अब हमारे पास कितने रोज होंगे, यहां पर 3 रोज। कितने कॉलम्स रहेंगे, 2 कॉलम्स। सो एज इट इज इनको नोट डाउन कर लो। तो ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 25, ये हो जाएगा 27, नेक्स्ट हो जाएगा 25, 31 एंड 26। क्लियर हो गया? अब अगर इसको 2x3 के कॉलम में रिप्रेजेंट करने बोलता तो क्या करते? तो इसको हम क्या बना देते हैं, फर्स्ट रो, और इसको क्या बना देते हैं, सेकंड रो। दैट्स इट, वो बन जाता है 2x3 की कॉलम में। क्या ये क्लियर हो गया? एक और चीज मैं ऐड ऑन करता हूं इसमें, जो हमने यहां पर मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन देखा ना, मैट्रिक्स को कई बार ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ ऐसा लिखते हैं और यहां पर लिख देते हैं m by n। इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। कॉम्पैक्ट फॉर्म मतलब हम सारे एलिमेंट को नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ यहां पर जनरल नोटेशन आई और जे यूज कर दिया। अब इसमें हम समझ जाएंगे कि आई की वैल्यू जो है वो कहां से स्टार्ट होगी, 1 से, और कहां तक जाएगी, ये कहां तक जाएगी, 1 से स्टार्ट होगी, कहां तक जाएगी, m तक। जे की वैल्यू स्टार्ट होगी कहां से, 1 से, और वो कहां तक जाएगी, n तक। समझ में आ गया? तो ये नोटेशन भी ध्यान में रखना, कई बार ये भी यूज करता है बुक में। हो गया, हटा दो फिर इसको मैं। तो जनरल चीजें आपने मैट्रिक्स के बारे में देख ली, रिप्रेजेंटेशन देख लिया। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर और दिख रहा है सामने आपको, क्वेश्चन नंबर 2, एग्जांपल 2। क्या लिखा पढ़ो। अगर किसी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स है उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे? तो 8 के जो जो फैक्टर्स होंगे, क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं 8 के, 1/8 एंड 8/1। सेकेंड क्या हो सकता है, 2/4 एंड 4/2। और क्या हो सकता है? और कुछ पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया? एक मैट्रिक्स ऐसा हो सकता है जिसमें A1 A2 A3 एंड सो ऑन 8 एलिमेंट्स हो जाए कॉलम के फॉर्म में।
दूसरा जिसमें रो के फॉर्म में हो जाए, या एक 2/4 का और 4/2 का। क्लियर हो गया ये? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन पे आते हैं, ये एग्जाम्पल चलो बनाते हैं, इसको नोट करो जल्दी से। एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्ट ए 3/2 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट ए 3/2 मैट्रिक्स, और ये आपको दे दिया ए आई जे, मतलब उसका एलिमेंट दे दिया ए आई जे, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 मॉड आई माइनस 3j। अब देखो ये 3/2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, मतलब एक चीज आपको समझ में आ गई, इसमें 3 रोज एंड 2 कॉलम्स है। क्लियर? सो एक जनरल टर्म क्या क्या होंगी इस मैट्रिक्स की? सबसे फर्स्ट रो A11, देन A12, बिकॉज 2 ही कॉलम्स है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? A21, A22, A31 एंड A32। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब आपको ये सारे एलिमेंट निकालने हैं, तो अगर A11 निकालना है तो कैसे निकलेगा? A11 यहां पर I और J दोनों की वैल्यू क्या पुट कर दो? 1 1, यू विल गेट A11, A12, A21 सो ऑन, सारी वैल्यू निकालो, इसमें प्लेस कर दो, आपका मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। समझ गए? जल्दी करो इसको कंप्लीट। तो A11 की वैल्यू आई थिंक सबने निकाल ली होगी, 1/2 मॉड आई के प्लेस पे 1 पुट किया, 1 - 3 × 1, तो ये आ जाएगा 1/2, 1 - 3, यू विल गेट -2। -2 का मॉड कितना होता है? 2, तो ये आ जाएगा 2/2, सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। A11 की वैल्यू 1 आ गई, सो फर्स्ट एलिमेंट यहां पर आ गया 1। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट A12 की वैल्यू क्या आएगी? क्या रही है A12 की वैल्यू? 1/2, 1 - 2, 3 × 2, सो 1/2 यहां पर आ रहा होगा 1 - 6, 5/2। हाँ, सो ये वाली वैल्यू आ गई 5/2। सिमिलर वे में सारी वैल्यू निकालो और प्लेस कर दो, फटाफट जल्दी करो सॉल्व। हो गया पूरा? A21 की वैल्यू क्या आ रही है जल्दी बताओ? 1/2, A22, 831 0, और A32 3/2। यस, 3/2 आ गया सबका। दैट्स इट, बस यही करना था इसमें, सबसे सिंपल क्वेश्चन। हटा दूं फिर मैं इसको अब पूरा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस, तो हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस। टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस, जिसमें फर्स्ट टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। तो लिखो कॉलम मैट्रिक्स। शॉर्ट में लिख देना इट हैज ओनली 1 कॉलम। इसकी डेफिनेशन, कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा। यहां पर एक एग्जांपल दिख रहा है कॉलम मैट्रिक्स का, ठीक है। मैट्रिक्स ए एक कॉलम मैट्रिक्स है बिकॉज सिंगल कॉलम है। ऑर्डर क्या है इसका बताओ तो देख के, इसका ऑर्डर क्या है?
4/1, क्योंकि ऑर्डर में हम सबसे पहले रोज काउंट करते हैं। तो कितनी रोज है यहाँ पर? 4 रोज। कितने कॉलम्स है? 1। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 4/1। क्या ये समझ में आ गया? तो इसका मतलब जितने भी कॉलम मैट्रिक्स होंगे उसमें हमेशा ये नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन ये नंबर हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। तो इन जनरल कॉलम मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो हमेशा क्या होगा? m/1 होगा। समझ में आ गया? तो ये की पॉइंट्स जो अभी मैंने लिखे हैं सारे नोट कर लो अच्छे से। पहले उसकी डेफिनेशन, एक एग्जांपल, फिर ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स। नोट कर लिया? अब सेकेंड मैट्रिक्स जो है, क्या नाम है उसका? रो मैट्रिक्स। क्या होगी डेफिनेशन? क्या होगा रो मैट्रिक्स? इट हैज ओनली वन रो। इट हैज ओनली वन रो। एक एग्जांपल भी हो गया रो मैट्रिक्स का। ऑर्डर इसका क्या दिख रहा है? 1/4। ओके, सो इन जनरल जो भी रो मैट्रिक्स होंगे उनका ऑर्डर क्या होगा? 1/n होगा। ये क्लियर हो गया सबको? नो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ मैट्रिसेस। किसके लिए? नहीं, सेट टाइप में इसमें जरूरत नहीं होती कॉमा की। ओके, तो ये क्लियर हो गया। बट अगर सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं ना तो वहां पर यूज होता है ये। एक्चुअली इसके मैट्रिक्स पे ना एक पूरा सॉफ्टवेयर बेस्ड है 20 GB का, उसका नाम है मैट्रिक्स लेबोरेटरी, मैटलैब, जिसमें सारे ये सारे इमेज प्रोसेसिंग, वीडियो प्रोसेसिंग पे काम करते हैं। तो वहां पर यूजुअली हम अगर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो कॉमा यूज करते हैं प्रोग्रामिंग के टाइम, बट अभी इसमें नहीं है मैथमेटिकल टास्क के लिए। ओके, ये क्लियर हो गया। बाकी सारे टाइप्स एक बार देखते चलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा? इट हैज इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल दिस, कितने रोज है? 3 रोज 3 कॉलम्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ओके, सो स्क्वायर मैट्रिक्स में ना एक टर्मिनोलॉजी समझना। जैसे अगर कभी लिखा है ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब ऑर्डर अभी तक मैंने जो बताया उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? m/n, लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही नंबर लिखा हुआ है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? ये 2/2, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ड यूज हो गया ना, मतलब इसमें रोज और कॉलम्स दोनों क्या है? सेम है। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, मतलब उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3/3। क्या ये क्लियर हो गया? तो यहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑर्डर को ऑफ ऑर्डर n ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, इट मींस इट हैज n रोज एंड n कॉलम्स। ये एक एग्जांपल है स्क्वायर मैट्रिक्स का। ओके, अब एक और चीज, यहां तक एग्जांपल वगैरह सब हो गया सबका? अब एक चीज मैं बताता हूं, अगला चैप्टर जो है मैट्रिक्स के बाद वो कौन सा है? डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट जो है वो एक्चुअली एक नंबर होता है जो मैट्रिक्स से एसोसिएटेड होता है, एक सिंगल नंबर। जैसे कि यहां पर ये मैट्रिक्स है, इसको सॉल्व करके इसकी एक सिंगल वैल्यू निकालेंगे तो उसको इसका डिटर्मिनेंट कहते हैं। समझ में आ गया? और डिटर्मिनेंट निकालने का रूल होता है कि वो हमेशा सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है और किसी का नहीं निकलता। क्या ये क्लियर है? तो इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है और अगले चैप्टर में हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ और चीजें लिखी है। क्या लिखा हुआ है? ये वाली लाइन समझ में आ रही है? किसी को समझाओ मुझे। नोट पॉइंट फर्स्ट। कोई समझाएगा? ये चीज डेवलप करनी है तुम लोगों को, सेल्फ लर्निंग। समझ गए ना? अब बताओ ये क्या समझ रहे हो उससे, पहली लाइन से? हाँ, डायगोनल बन रहा है, नंबर्स का।
करेक्ट, काफी सही बोला है, गुड। जो यहाँ पर A11 A12 ये जो आ रहे हैं ना, ये उसके डायगोनल एलिमेंट। ऐसा क्यों होता है? जैसे ये फर्स्ट वाला एलिमेंट है, इसकी पोजीशन क्या है? A11। ये जो एलिमेंट है इसकी पोजीशन क्या आएगी? A22। ये एलिमेंट की पोजीशन क्या आएगी? A33। समझ में आएगी नहीं? तो जहां I और J की वैल्यू सेम होती है, वो एलिमेंट जो होते हैं उसके क्या होते हैं? डायगोनल एलिमेंट। किसके? स्क्वायर मैट्रिक्स के। क्या ये क्लियर हो गया? ये ध्यान में रखना, बहुत काम की चीज है ये। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स, या फिर डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, ये सारे का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, अब इसके बाद और कुछ लिखा है क्या? हाँ, क्या लिखा है? एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स ए आर 146। तो इसके डायगोनल एलिमेंट क्या है वो बता रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला मैट्रिक्स इसी पे बेस्ड है, इसलिए वो चीज जानना जरूरी था। हेडिंग डालो, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। तो पहली चीज, डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो होते हैं। जैसे ये मैट्रिक्स को देखो, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, ऑर्डर क्या है इसका बताओ? 3 by 3 या स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। इसके डायगोनल एलिमेंट क्या आ रहे हैं? नॉन जीरो। बाकी सारे एलिमेंट क्या है? जीरो। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोल देंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। समझ में आ गया ये चीज? ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्डर क्या है इसका? 2। ठीक है, तो ये भी लीडिंग डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल जो है नॉन जीरो, बाकी सारे एलिमेंट क्या है? जीरो। समझ गए? हाँ, डायगोनल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलते हैं, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को बोलते हैं जिनके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट क्या हो जाए? जीरो हो जाए। समझ में आया ये चीज? अब इसकी डेफिनेशन तो यहां पर बहुत सारी कुछ कुछ लिखी है, लेकिन मैथमेटिकल डेफिनेशन बताऊं क्या होती है? देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं, कैपिटल A इज इक्वल्स टू स्मॉल a I j। यहां पर लिख देते n बाय n। n बाय n लिखने से पता चल जाएगा ये कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। और यहां ये लिखेंगे a I j is not equal to 0 when I is equals to j, and a I j is equals to 0 when I is not equals to j। क्या ये मतलब समझ में आया क्या बोलना चाह रहा है? मतलब एलिमेंट की वैल्यू जीरो नहीं होगी जब आई और जे क्या होंगे? इक्वल। आई और जे कब इक्वल होते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल्स में। और इसकी वैल्यू जीरो होगी जब आई और जे क्या होंगे? अनइक्वल। अनइक्वल कहां पर होते हैं? यहां पर सर। समझ में आ गया ये? ठीक है, तो ये चीज भी नोट कर लोगे, अच्छा रहेगा। घुमा फिरा के अगर कभी क्वेश्चन पूछे तो कंसेप्ट क्लियर रहेंगे। नेक्स्ट कौन सा मैट्रिक्स है? स्केलर मैट्रिक्स। क्या होता है कुछ समझ के बताओ तो, स्केलर मैट्रिक्स एग्जांपल देख के आइडेंटिफाई करो। हाँ, इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन उसके डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? सेम होंगे। ओके, इक्वल होंगे, सेम होंगे। करेक्ट। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बदल जाएगी इससे बताओ तो? मैथमेटिकल डेफिनेशन कैसे चेंज हो जाएगी? हाँ, यहां पर नॉट जीरो की जगह पे हम क्या लिख देंगे? कोई भी कांस्टेंट। तो ए आई जे इज इक्वल्स टू सी व्हेन आई इज नॉट, व्हेन आई इज इक्वल्स टू जे, एंड ए आई जे इज इक्वल्स टू जीरो व्हेन आई इज नॉट इक्वल्स टू जे। समझ में आ गया? सी का मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल दिस। तो ये सारे टाइप क्लियर हैं? तो ये बताओ कौन कौन से मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे? स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या रो मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा? नहीं। क्या कॉलम मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा? नहीं। समझ में आ गया? ओके, इसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स पे, जिसका नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हटा दो इसको मैं। उसको वन की जगह पे कुछ और लिख दे।
एक -1 लिख दे, चलेगा। हाँ, √3, हाँ ठीक है, चलेगा। अच्छा ये बताओ, अगर कोई मैट्रिक्स मैंने ऐसा लिख दिया 0 0 1 0 2 0 3 0 0, ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये अभी तक जो मैंने क्लासिफिकेशन बताया उसके हिसाब से ये सिर्फ कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसको डायगोनल नहीं बोलेंगे। डायगोनल के लिए कौन सा मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगा? जब उसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो हो। समझ में आ गया? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट मतलब जहां पर आई और जे की वैल्यू क्या होती है? इक्वल। सो राइट नाउ इट इज ओनली ए स्क्वायर मैट्रिक्स। करेक्ट? हटा दो इसको फिर मैं। नेक्स्ट आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे। इसको और एक नाम होता है इसका, क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स। और ये इतना इंपॉर्टेंट होता है कि इसको नाम दिए, इसका नोटेशन अलग यूज होता है, कैपिटल आई। जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, ये सारे जनरल कोई भी मैट्रिक्स के हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसको आई से डिनोट करते हैं। और उसके बाजू में सबस्क्रिप्ट में स्मॉल एन भी लिख देंगे। अब स्मॉल एन उसका ऑर्डर बताएगा, और सिर्फ एन लिखा है मतलब आप समझ गए कि ये भी क्या होता है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो अगर I2 लिखा है मतलब 2/2 का, I3 लिखा है मतलब 3/3 का। क्लियर? और ये क्या होता है ये आप यहीं पर देख लो, इसको देख के समझो। ये दिख रहा है ना, ये क्या है? I3 है। I3 मतलब 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या है? I2 मतलब 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या है? I1। क्या ये क्लियर हो गया? तो बताओ कैसे डिफाइन करेंगे इसको? I subscript n. N represents the order of matrix. Correct. So right now here it is I3. It means 3/3 का identity matrix. Clear? So ये समझ में आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे डिफाइन करेंगे? So for In, ai, j is equals to 1 when I is equals to j. तो जब I और j इक्वल होंगे तो एलिमेंट की वैल्यू क्या आएगी? 1. And aij is equals to 0 when I is not equals to j. जब इसकी वैल्यू इक्वल नहीं होगी, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट नहीं है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. क्या ये क्लियर हो गया सबको? आयुष कुछ डाउट है? अब इसमें ना मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज ये बता रहा था, आई एक्चुअल में जो होता है ना, वो नॉर्मल अलजेब्रा का 1 के जैसा होता है। 1 जो होता है हम नॉर्मल अलजेब्रा में जो यूज करते हैं, किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? वही नंबर मिल जाएगा। वैसे ही किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? मैट्रिक्स ए ही मिल जाएगा। समझ में आएगी नहीं ये? तो ये दिमाग में आपको आ जाना चाहिए कि आई मतलब 1, और 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है सेम नंबर मिलता हो। सिमिलर वे में यहां पर भी वही ऑपरेशन हमको ध्यान में रखने। हटा दूं फिर मैं इसको। ओके, एक और मैट्रिक्स बच गया। अगला मैट्रिक्स कौन सा है? जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, या इसे और एक नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नल मैट्रिक्स। ये भी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसके लिए भी एक अलग नोटेशन यूज होता है, कैपिटल O। ठीक है? लेकिन इसके साथ ये कि ये जरूरी नहीं है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो। मतलब ये देखो यहां पर इसका ऑर्डर कितना आ रहा है? 2/3 आ रहा है ना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये है स्क्वायर मैट्रिक्स, लेकिन जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ही। समझ गए ना? और इसकी डेफिनेशन बताने की जरूरत है, ये समझ गए? ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स आर 0। ओके, सो क्या ये हटा दूं मैं फिर? चलो नेक्स्ट आते हैं। अब हम धीरे धीरे ऑपरेशंस पे जाएंगे। अब हमने मैट्रिसेस की डेफिनेशन, ऑर्डर, ये सारी चीजें देख ली, एलिमेंट्स देख लिया, रिप्रेजेंटेशन देख लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे उस पे, ऑपरेशंस पे। तो पहले हम देखेंगे कि कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, उसके क्या क्या रूल है। तो पहला रूल है कि वो दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। और दूसरा रूल है कि उनके सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल।
एकदम सिंपल सी बात। जैसे ये और ये दोनों इक्वल है, क्योंकि ऑर्डर दोनों का क्या है 2/2। सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में क्या है इक्वल। क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है? नहीं। दिख रहे हैं एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में अनइक्वल है, समझ में आया? इसलिए ये इक्वल नहीं होंगे। ओके। अब अगर इसका यूज कैसे किस तरह के क्वेश्चन में होता है, कई बार आपको यहां पर एक वेरिएबल मैट्रिक्स मिल जाता है, यहाँ कांस्टेंट मैट्रिक्स मिल जाता है, और आपको वेरिएबल अननोन्स फाइंड आउट करने होते हैं। तो आप सिंपली दोनों को इक्वेट कर दोगे, तो x की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी? -1.5। क्लियर हो गया? लाइक दैट। तो शॉर्ट में इस चीज को लिख लो ताकि आपको ध्यान रहे। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस लिखना, और ये लिख देना दो कंडीशन है, टू मैट्रिसेस आर इक्वल, टू मैट्रिसेस आर इक्वल। फर्स्ट कंडीशन है इफ दे हैव सेम ऑर्डर, इफ दे हैव सेम ऑर्डर। सेकेंड कंडीशन है their corresponding elements are equal। सेकेंड कंडीशन है their corresponding elements are equal। एक एग्जांपल छोटा सा ऐसा दे दो। फॉर एग्जांपल ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, a की वैल्यू हो जाएगी 2 एंड सो ऑन, सो दैट आपको ध्यान में रहे। ठीक है, देखो ये सब एकदम नॉर्मल सी चीज है, कोई पढ़ाने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, नोट डाउन रखना चाहिए, क्योंकि इसी में अगर कोई छोटा छोटा कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ जाता है ना 1 मार्क का, घुमा फिरा के बहुत क्वेश्चन देता है, समझ रहे हो ना? इसलिए उस सब के लिए ना रिटर्न वे में अगर आप नोट्स रखोगे ना तो अच्छा रहेगा। हटा दो इसको फिर मैं। चलो अब इस एग्जाम्पल पे आते हैं, मेरे ख्याल से सभी बना लेंगे ये क्वेश्चन। तो ये कौन से कंसेप्ट पे बेस्ड है? इक्वालिटी के कंसेप्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी? -3। फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, क्योंकि हम इसको किसके इक्वल कर देंगे 6 के। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, -7। समझ गए ना सभी क्या करना है? आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं, हटा दो फिर मैं इसको। चलो नेक्स्ट, एक और एग्जांपल है। ये इस एग्जांपल में क्या अलग है पता है? इसमें भी वही कंसेप्ट अप्लाई होगा, बस यहां पर इसको हम इसके इक्वल करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, इसको हम इसके इक्वल करेंगे तो हमें सेकेंड इक्वेशन बनेगी। फिर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने का क्या मतलब होता है? एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, जो भी करके अननोन्स फाइंड आउट करना, ए और बी। क्या ये काम कर लोगे आप लोग? स्किप कर दो फिर मैं इसको। चलो ये जितने भी एग्जांपल्स मैं बता रहा हूं ना, ये सब आप लोग घर में एक बार सॉल्व कर लेना, ठीक है? हालांकि छोटे छोटे। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है इसका ऑर्डर? 3/4। इसका ऑर्डर है 3/4, बिकॉज 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। सेकेंड, नंबर ऑफ एलिमेंट इज 12। थर्ड, A13 की वैल्यू चाहिए मुझे, 13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, दैट इज 19। 21 की वैल्यू 35, 33 की वैल्यू -5, 24 की वैल्यू 12, सो ऑन। समझ गए ना सभी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। If a matrix has 24 elements, what are the possible orders it can have? 24 elements, तो 24 के जितने फैक्टर उतने ऑर्डर। तो क्या क्या फैक्टर होगा? 1/24 एंड 24/1। अच्छा ये बताओ, ये 1/24 तो ठीक है, 1/24 ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ? रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स? पक्का? देखो क्या लिखे हो तुमने।
लिखे ना रो मैट्रिक्स। हाँ तो ये छोटी छोटी गलती मत करना ना, ठीक है। 24/1 क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। क्या ये क्लियर हो गया सबको? हाँ, और क्या ऑर्डर होगा बताओ। छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं ना, 1 आया, अब अगला लेते हैं 2/12। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 12/2। कौन सा मैट्रिक्स है, रो है, कॉलम है, स्क्वायर है? कुछ भी नहीं है, किसी भी कैटेगरी में नहीं आएगा ये, ठीक है। और क्या हो सकता है, 3/8 एंड 8/3। और क्या हो सकता है, 4/6 एंड 6/4। और कुछ? खत्म, इतना ही। तो कितने पॉसिबल मैट्रिक्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 पॉसिबल मैट्रिक्स आर देयर। अब क्वेश्चन में ना ये ध्यान में रखना, वो काउंट पूछ रहा है कि पॉसिबल ऑर्डर्स पूछ रहा है। अगर पॉसिबल ऑर्डर्स पूछेगा तो ये आंसर है, काउंट पूछेगा तो आंसर क्या होगा, 8। क्या ये क्लियर हो गया? सेकंड, इसी का एक और पार्ट है। 13 एलिमेंट है, क्या पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे, दो होंगे, दो पॉसिबल मैट्रिक्स, 1/13 और 13/1। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। एटीन है, तो क्या पॉसिबल ऑर्डर होंगे, 1/18, 18/1 दो हो गया, 2/9 और 9/2, 3/6 और 6/3। और कुछ हो सकता है क्या, नहीं। तो कितना हो गया, 6। क्लियर? नेक्स्ट क्या हो जाएगा, What if it has 5 elements? अगर 5 एलिमेंट है तो दो ही होगा, 5 into 5/1 और 1/5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमने एग्जांपल में किया था, याद है कि नहीं, कंस्ट्रक्ट करने वाला 2/2 का। कर लोगे कंस्ट्रक्ट? मुझे ना सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करके बताओ जल्दी से। हो गया? तो यहां पर सबसे फर्स्ट एलिमेंट निकालोगे A11, तो ये क्या हो जाएगा, 1/1, जो आ जाएगा 1। फिर A12 निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 1/2, ये आ गया। फिर A21 आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2/1, दैट इज 2। फिर A22 तो 2/2, उसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1। तो चेक करो ये आया कि नहीं, सबका आ गया ना। सिमिलर वे में बाकी सारा हो जाएगा, छोड़ दें इसको। लेकिन तुम लोग घर में उसको अपनी कॉपी बना के रखना, जिसमें हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन होना चाहिए। तुम्हारी कॉपी ऐसी बन जानी चाहिए कि जिसमें एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल सॉल्व हो, सारी एक्सरसाइज सॉल्व हो, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो। समझ गए ना? एक ही कॉपी में, एक ही मतलब वो एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट बने, लेकिन प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधा मैथ्स की कॉपी में लिखा जाए, फिजिक्स में, ऐसा मत करना कभी भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इस पे बताओ। 3/4 का बन जाएगा ना, 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। स्किप कर दें इसको भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, इसमें बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, वाई एंड जेड। कौन सा कंसेप्ट अप्लाई हुआ, इक्वालिटी का। बताओ, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू 4, जेड की वैल्यू 3। यहां पर बताओ, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 6, एक्स इंटू वाई की वैल्यू 8। अब अगर बोले एक्स और वाई निकालो, निकाल लोगे कैसे? यहां से क्या आ जाएगा, y की वैल्यू मान लो निकाल लेते तो कितना आ जाएगा, 8/x। ठीक है, ये मैंने कुछ गलत लिखा ना, हाँ, ये x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 लिखना था मुझे। हाँ, यहां तक क्लियर हो गया। अब x प्लस वाई की जगह पे क्या डाल देंगे हम, 8/x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6। फिर इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पर x आ जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस 8 इज इक्वल्स टू 6। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x² प्लस 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6x। 6x को इधर शिफ्ट करेंगे, सो x² प्लस 6x प्लस 8 माइनस 6x
-6x+8 इज इक्वल्स टू 0। अब बताओ मिडिल टर्म किसमें स्प्लिट होगा? -4x एंड -2x। क्लियर? फिर कॉमन निकलेगा, फर्स्ट से क्या कॉमन निकल जाएगा? x, विल गेट x-4। सेकंड से कॉमन निकलेगा -2, विल गेट x-4, जिससे x की दो वैल्यू मिलने वाली, एक मिलेगी 2 और दूसरी वैल्यू क्या मिल जाएगी? 4। अब x की वैल्यू को यहां पुट करके y निकालेंगे, बिकॉज y कितना है? 8/x है। तो बताओ y की वैल्यू क्या आएगी व्हेन x इज इक्वल्स टू 2? 4। एंड व्हेन x इज इक्वल टू 4 y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। समझ में आ गया ये? तो ये दो पॉसिबल वैल्यूज हो गई। अब z की वैल्यू में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, z क्या आएगा? 0। समझ गए ना सभी? तो क्या ये सॉल्व कर लोगे? चलो एक काम करो, क्वेश्चन नंबर, अंदर आना। हाँ, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ जल्दी से। थर्ड क्वेश्चन। तू तो ऑनलाइन ज्वाइन किया था क्या? ओके, थर्ड पार्ट सॉल्व करके दिखाना जल्दी से मुझे। देखो तो आता है ना ये सब। हाँ, तो सॉल्व करके दिखा दे जल्दी से थर्ड का आंसर, बाकी लोगों को भी पता चल जाए सेल्फ स्टडी कितनी इंपॉर्टेंट है। Z3 Y4 और X2 3 4 2। Y प्लस, हाँ ठीक। तुम लोग सही बना रहे हो, लेकिन ना, लेकिन मैं एक बात बताऊं, सही तो बना रहे हो और सही डायरेक्शन में भी बना रहे हो, लेकिन समय बहुत ज्यादा लग रहा है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है और कितने टाइम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 30 सेकेंड्स से ज्यादा नहीं। अब समझो कैसे बनेगा 30 सेकेंड्स में। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x+y+z इज इक्वल्स टू कितना है? 9। समझ गए? अब यहां देखो, तुमको x+z की वैल्यू कितनी गिवन है? 5। तो भाई ये x और ये प्लस z, इसको हटा के इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो? 5। तो y+5 इज इक्वल टू कितना हो गया? 9, जिससे y की वैल्यू कितनी आ गई? 4। समझ में आएगी नहीं? y की वैल्यू डालो यहां पर 4, तो z की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी? 3। क्या ये क्लियर हो गया? y और z दोनों मिल गया। y कितना मिला है? 4, और z कितना मिला है? 3। तो x कितना आ जाएगा? 2। समझ गए ना? इतने जल्दी आंसर चाहिए क्योंकि ये एक नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है। हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो।
a माइनस बी इज इक्वल टू -1 एंड 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। क्या ये इक्वेशन बना लिया तुम लोगों ने? एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन दोनों कर सकते हो यहां पर। एलिमिनेशन अगर करना चाह रहे हो तो दोनों को क्या करेंगे हम यहां पर? सब्सट्रैक्ट। सो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, सो ये वाली टर्म कट जाएगी। यहां पर क्या मिलेगा? -a एंड राइट साइड पे क्या हो जाएगा? -1। a की वैल्यू 1 आई क्या? a की वैल्यू 1। फिर a की वैल्यू को पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, यू विल गेट b। तो b कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 2। यस, b की वैल्यू आ गई 2। क्या यहां तक सबका आ गया? कंफर्म कर दो। फिर उसके बाद c यहीं से निकाल सकते हो। ओके, एंड d, c की वैल्यू यहां पुट करके आ गया सबका। ये हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। चलो नेक्स्ट। अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन को और आंसर बताओ। यहां पर लिख रहा है, ये कुछ n के बाजू में नहीं है, ये मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर कितना लिखा हुआ है? m/n। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो कौन सी कंडीशन होगी? जब m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n। क्या ये क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब मैं तुम लोगों को बताता हूं कॉम्पिटिटिव में या फिर अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में है तो क्या अप्रोच करनी है। कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, अगर ये दोनों चीजें आपस में इक्वल है, एक्स और वाई निकालो, हर बार ना सॉल्व मत करो। आप क्या करो, कई बार ऑप्शंस को पुट करके चेक करो। जैसे अगर मान लो ये वाला ऑप्शन मैं पुट करता हूं यहाँ पर एक्स के प्लेस पे, तो एक्स के प्लेस पे पुट करूंगा तो 3 और 3 कट जाएगा, क्या बचेगा? -1। -1 + 7 मतलब कितना हो गया? 6। लेकिन आना क्या चाहिए था? 0। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। 7 पुट करते हैं, y की वैल्यू 7, तो y के प्लेस पे 7 पुट करूंगा तो ये 8 और ये भी क्या आ गया? 8। ये सही है। दूसरा वाला भी चेक करते हैं, तो x की जगह पे -2/3 रखूंगा तो क्या ये इसके इक्वल आएगा? क्या -2/3 रखूंगा तो ये कितना बन जाएगा? -2 बन जाएगा। और +7 मतलब कितना हो जाएगा? 5। ये इसके इक्वल आया? नहीं, ये भी गलत हो गया। ये वाला पुट करके देखो, x की वैल्यू -1/3 रख के देखो। यहां पर -1/3 रखोगे तो -1 + 7 कितना हो गया? 6। मतलब ये भी नहीं आ रहा 0 के, तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं आ रहा, तो क्या हो जाएगा? नॉट पॉसिबल। समझ में आया कि नहीं? तो कई बार ये तरीका आसान होता है ऑप्शन से सही आंसर निकालना एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में। हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट। ये सोच रहे होगे ना, ऐसा ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ये कम से कम ना 5 से 7 बार आया हुआ है बोर्ड्स में। सेम क्वेश्चन, थोड़ा बहुत चेंज कर देता है, ऑर्डर बदल देता है। तो इसका कंसेप्ट समझो, फिर उसके बाकी और रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बताऊंगा। क्या इसका आंसर कर सकते हो वैसे तुम लोग? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? 3/3 इस ऑर्डर के कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं जिसका हर एक एलिमेंट या तो 0 हो या फिर 1 हो? तो 3/3 के जो मैट्रिक्स बनेंगे उसमें टोटल कितनी खाली प्लेसेस होंगी, वैकेंट प्लेसेस होंगी? 9। अब बताओ ट्राई करके। हाँ, ऐसा ही कुछ लगेगा। परमिटेशन या कॉम्बिनेशन, क्या लगेगा? इसमें लगेगा परमिटेशन, क्योंकि अरेंज कर रहे हैं यहां पर हम चीजों को। कॉम्बिनेशन जब हम चीजों को सेलेक्ट करते हैं तब लगता है। ठीक है, तो अब बताओ। ऑप्शन डी करेक्ट। तो इसका तरीका क्या है? देखो, हमारे पास 9 वैकेंट प्लेसेस है, हर प्लेस के पास 2 ऑप्शन है, या तो 1 या फिर 0। सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 2 वेज, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 2 वेज। वो पढ़ते थे ना, फॉलोड बाय दैट अनदर थिंग कैन बी डन बाय दिस मच वेज। सो 2 into 2 into 2 into 2 कितने बार मल्टीप्लाई होगा? 9 टाइम्स। सो इट विल बी 2⁻9, दैट इज इक्वल्स टू 512। समझ में आ गया? अब अगर इसमें क्वेश्चन चेंज कर दे कि कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं जिनका ऑर्डर क्या हो? 2/2, और हर एक एलिमेंट क्या हो सकता है? या तो 0 या तो 1 या तो फिर 2। तो बताओ ऐसे कितने पॉसिबल मैट्रिसेस हैं? तो क्या आ जाएगा? 3⁻4। क्या ये सबको समझ में आ गया?
ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ध्यान में रखना सब। हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट, आज हम यहीं पर रखते हैं ऑर्डर और बेसिक कंसेप्ट तक। तुम लोगों का क्या काम होना चाहिए मैं पहले ही बता देता हूं कि फर्स्ट एक्सरसाइज का जो कंसेप्ट है, जो आपने समझा है, उसको एक बार अच्छे से नोट करना और उसके क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि हमने कई छोड़ के किए, तो वो सॉल्व कर लेना। अदर देन दिस, एक अच्छी बुक फॉलो कर लो रेफरेंस के लिए, आरडी शर्मा, क्योंकि अगर तुमको और एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने तो कुछ तो हो। और अगर नहीं खरीदनी कोई भी बुक, तो दूसरा तरीका, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो होती है उसका सॉफ्ट कॉपी तो मिल जाता है, तो उसके सॉफ्ट कॉपी को यूज कर लो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में तुम लोगों को एमसीक्यू की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके एमसीक्यू बहुत ज्यादा आते हैं बोर्ड्स में, समझ गए ना। बोर्ड्स में कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी ठीक ठाक है उसके एमसीक्यू का लेवल, तो ये दो काम कर सकते हो। समझ गए सभी। तो आज का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड कम से कम 10 क्वेश्चन, ये दो में से कोई दोनों में से कोई भी एक बुक का सॉल्व करके ले आना, ठीक है। और ये वाले टॉपिक अगली क्लास में से हम थोड़ा स्पीड होके सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऑपरेशन से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, जिसमें मल्टीप्लीकेशन जो ऑपरेशन होता है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलो एंड करते हैं आज की क्लास, थैंक यू।